नमस्कार, न्यूज़ लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। दिल्ली शराब घोटाले को लेकर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई पूछताछ कर रही है। इस मामले पर राजनीति भी देखने को मिली। क्या है पूरा मामला, दिखाएंगे खबर विस्तार से। होगी बात गृह मंत्री अमित शाह के महाराष्ट्र और गोवा दौरे की भी। दिखाएंगे खबर G20 की बैठकों में क्या रहा खास। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया और खेल की बड़ी खबरें। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। दिल्ली आबकारी नीति घोटाले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से सीबीआई की पूछताछ। भाजपा ने कहा अरविंद केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया का दस्ताना पहनकर किया भ्रष्टाचार, मांगा इस्तीफा। यूपी सरकार ने गैंगस्टर अतीक और उसके भाई की हत्या की जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का किया गठन। हत्या में शामिल तीनों अभियुक्तों को भेजा गया 14 दिन की न्यायिक हिरासत में। यूपी के सभी जिलों में सुरक्षा कड़ी, पुलिस हाई अलर्ट पर। अफवाहों पर ध्यान न देने की अपील। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र के रायगढ़ में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र के सर्वोच्च नागरिक सम्मान महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किया सम्मानित। कहा डॉक्टर धर्माधिकारी के परिवार ने कई पीढ़ियों से बिना किसी अपेक्षा के लोगों के लिए अपना जीवन किया समर्पित। अमित शाह ने गोवा में एक जनसभा को भी किया संबोधित। बिहार के पूर्वी चंपारण में जहरीली शराब पीने से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 29। भाजपा ने इन मौतों के लिए बिहार सरकार को ठहराया जिम्मेदार। संवेदनहीनता और विफलता का नतीजा बताया। G20 स्वास्थ्य कार्य समूह की दूसरी बैठक 17 अप्रैल से गोवा में। बैठक में भारत निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर देगा जोर। G20 के लिए भारत ने 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताएं तय की। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने सूडान की राजधानी खार्तूम में संघर्ष बढ़ने की निंदा की और हिंसा को तत्काल रोकने का किया आह्वान। सूडान में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच झड़पों में कम से कम 56 लोगों की मौत, सैकड़ों अन्य लोग घायल। गोली से घायल हुए एक भारतीय की भी हुई मौत। इंडियन प्रीमियर लीग में आज खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हराया। वेंकटेश अय्यर के शतक के बावजूद हारी कोलकाता नाइट राइडर्स। दूसरे मैच में गुजरात टाइटंस और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। दिल्ली में कथित शराब घोटाले को लेकर आज दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल से सीबीआई ने पूछताछ की है, जो अभी जारी है। इससे पहले इस मामले में मनीष सिसोदिया समेत कई अन्य लोग की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो वहीं इस पूरे मामले में केजरीवाल की भूमिका को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े होने लगे हैं। केजरीवाल से पूछताछ को लेकर आम आदमी पार्टी ने इसे राजनीतिक रंग देने की कोशिश की, तो वहीं भाजपा भी इस पूरे मामले पर मुखर नजर आई और केजरीवाल को इस पूरे षड्यंत्र का मुखिया बताया। नई दिल्ली के सीबीआई मुख्यालय में आबकारी नीति मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से रविवार को पूछताछ हुई। दिल्ली पुलिस ने एहतियात बरतते हुए सीबीआई मुख्यालय के आसपास धारा 144 लगाई और किसी को भी धरना प्रदर्शन की इजाजत नहीं दी और साथ ही ऐसा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी भी दी। उधर आम आदमी पार्टी ने पूरे मामले को राजनीतिक रंग देने की कोशिश की और कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन किया। आम आदमी पार्टी द्वारा केजरीवाल की तुलना महात्मा गांधी से किए जाने पर भारतीय जनता पार्टी ने कड़ी आपत्ति जताई है। इसी के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अरविंद केजरीवाल के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया। भाजपा प्रवक्ता संबित पात्रा ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। संबित पात्रा ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को ऐसा लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार का पता नहीं चलता। जहां तक अरविंद केजरीवाल जी का सवाल है, अरविंद केजरीवाल जी को लगता है कि दस्ताने पहनकर भ्रष्टाचार करने से शायद भ्रष्टाचार पता नहीं चलता है। मैंने दस्ताने पहन रखे हैं और मैंने मौकाए वारदात पर
उंगलियों के निशान नहीं छोड़े हैं, उसका अर्थ यह नहीं होता है कि मैंने जुर्म नहीं किया है। अरविंद केजरीवाल जी, आपने मनीष सिसोदिया के दस्ताने पहन करके भ्रष्टाचार किया, शराब नीति में घोटाला किया। स्वाभाविक रूप से अब मौका आ गया है कि दस्ताने उतरने चाहिए। शराब नीति घोटाला मामले में दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पहले से ही जेल में है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि ये पूरा मामला काफी समय से चल रहा है। दिल्ली की आबकारी नीति को लेकर क्या है पूरा विवाद, आइए आपको विस्तार से समझाने की कोशिश करते हैं किस तरीके से ये पूरा विवाद अपने आप में लगातार रंग लेता नजर आ रहा है। तथ्यों के साथ में इस बात को समझाने की कोशिश करते हैं क्या है आबकारी नीति पर विवाद, क्योंकि जब से नई आबकारी नीति बनी है तो उसमें तमाम पुरानी नीतियों और नियमों का उल्लंघन करने की बात साफ तौर पर सामने आई है। ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है और इसकी वजह से शराब बेचने वाली कंपनियों के 144 करोड़ की लाइसेंस फीस को माफ किया गया। ये अपने आप में लगातार आरोप लगा है कि इस प्रकार के काम किए गए जिसकी वजह से ये पूरा घोटाला हुआ है। एक कंपनी की 30 करोड़ रुपए की अर्नेस्ट डिपॉजिट मनी वापस की गई जो कि एक तरीके से वापस नहीं की जानी चाहिए थी, यानी कि उसको फेवर दिया गया, इस प्रकार का भी आरोप लगा है। मनमाने ढंग से शराब और बियर पर छूट दी गई और कंपनियों को इससे फायदा हुआ। वो कंपनियां या वो ठेकेदार जो कि दिल्ली में शराब बेचने का जिनको ठेका मिला था। इसी के तरीके से एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को 2 जोन में ठेके दिए गए। ऐसी लोगों को भी ठेके मिले दिल्ली में शराब बेचने को लेकर जो कि बैन थे, लिस्टेड थे, ब्लैक लिस्टेड थे, उसके बावजूद उनको एक तरीके से ठेका मिला इस नई आबकारी नीति में। कार्टेल पर पाबंदी के बावजूद शराब विक्रेता कंपनियों के कार्टेल को मिले लाइसेंस, यानी कि जब आप मिलकर एक प्रकार से एक कार्टेल बना लेते हैं और उस प्रकार की जो पूरी एक व्यवस्था होती है उस पर एक पाबंदी होती है, बावजूद उसके उस पर रोक थी। लेकिन इस प्रकार की चीजों को भी फलने फूलने का मौका इस नई आबकारी नीति में देने का आरोप साफ तौर से निकल के आया है। कैबिनेट से मनमाने तरीके से प्रस्ताव पास कराया गया, कैबिनेट नोट नहीं आया, उसका कोई एक एजेंडा में शामिल नहीं किया गया और इस प्रकार के मनमाने तरीके से दिल्ली सरकार के कैबिनेट की बैठक में इसको पास कराया गया और इसके पास कराने में भी कई प्रकार के नियम कायदे कानूनों की अवहेलना की गई। ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई, यानी कि पहले 21 दिन ऐसे हुआ करते थे दिल्ली में जब शराब की दुकानें बंद रहती थी सरकारी आदेश के अनुसार, लेकिन उसको घटाकर सिर्फ 3 किया गया, यानी कि 19 दिन एक तरीके से ज्यादा अब शराब बिक सकती थी। यानी कि शराब बिकेगी तो उसका फायदा बेचने वाले लोगों को होगा, कंपनियों को होगा, यानी उनको फायदा पहुंचाने के लिए जो ड्राई डे की संख्या 21 से घटाकर 3 कर दी गई, यानी कि यह भी एक तरीके से बदलाव किया गया। पाबंदी वाले इलाकों में भी दिए गए शराब के ठेके, यह भी आरोप लगातार सामने निकल के आ रहा है। ठेकेदारों के कमीशन को लेकर भी आरोप निकल के आया है कि 2.5% से 12% करने का आरोप लगा गया, यानी कि जो ठेकेदार थे उनको एक बड़ा मुनाफा हो, इस प्रकार की व्यवस्था कहीं ना कहीं इसमें की गई। ठेकेदारों के कमीशन को बढ़ाया गया। शराब निर्माता कंपनी को रिटेल शराब बेचने का ठेका मिला। एक नियम होता है कि जो शराब बनाने वाली कंपनी है वो रिटेल में बेचेगी नहीं, यानी कि उसको ठेका नहीं मिलेगा। लेकिन इस प्रकार की व्यवस्था की गई नई एक आबकारी नीति में दिल्ली सरकार के माध्यम से। जो शराब बनाने वाली कंपनियां थीं वो न सिर्फ निर्माता थी बल्कि वो रिटेल में एक तरीके से शराब को, लिकर की शॉप को चला भी रही थी। ये अपने आप एक कंट्राडिक्शन है, नियमों की अवहेलना, बावजूद उसके इस प्रकार का काम किया गया। एलजी की मंजूरी के बिना 2 बार एक तरीके से इस पॉलिसी की समय सीमा को बढ़ाया गया और इसमें भी कई प्रकार के नियमों की हीला हवाली की गई। साउथ लिकर लॉबी को ठेके देने के लिए मनमाने तरीके अपनाए गए। यह भी एक बड़ा आरोप निकल के आया है कि जो साउथ के यानी कि जो दक्षिण के इलाके के जो तमाम राज्यों की एक पूरी लॉबी है, जो लिकर लॉबी है, उसको दिल्ली के बाजार में एंट्री देने के लिए मनमाने तरीके अपनाए गए और इस प्रकार की व्यवस्थाएं की गई जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक प्रकार का नियम कायदों को बदला गया। तेलंगाना सीएम की बेटी ने साउथ लिकर लॉबी के लिए काम किया। तेलंगाना के सीएम की बेटी के कविता का नाम भी लगातार आया और उन्होंने साउथ की लॉबी को दिल्ली के मार्केट में एंट्री दिलाने के लिए काम किया, मीटिंगें की और अपने लोगों के माध्यम से इस दिशा में वो आगे बढ़ी। के कविता ने 100 करोड़ रुपए के रिश्वत के दम पर आबकारी नीति में कई प्रकार के बड़े बदलाव कराए। ये एक बड़ा आरोप लगता आया है। लगातार इसकी जांच भी हो रही है और सीबीआई ईडी इसके बारे में जांच भी कर रही है कि आखिर किस प्रकार से के कविता के पूरा एक रोल रहा है, उनके कई एक करीबी हैं, उनका रोल रहा है, किस तरीके से इस दिशा में रिश्वत ली गई और 100 करोड़ रुपए की रिश्वत की बात सामने निकल के आ रही है। इसकी जांच को लेकर लगातार परत दर परत चीजें खुलती जा रही है। ये तो हमने आपको बताया कि विवाद क्या था, कौन कौन है बड़े आरोपी, हम उनका जिक्र भी कर देते हैं। शराब घोटाले के मामले में मनीष सिसोदिया जो कि दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनके सहित 3 बड़े आला अधिकारी भी दिल्ली सरकार के
वो उन 15 लोगों में नामजद हैं जिनका एक तरीके से इस पूरे घोटाले में जो चार्जशीट आई है, जो पूरी मामला दर्ज किया गया, उनमें नाम उनका शामिल है। इसके अलावा विजय नायर, समीर महेंद्रू, अरुण रामचंद्रन पिल्लई समेत 9 कारोबारी भी इन आरोपियों में शामिल हैं। इनके सब लोगों ने मिलकर इस प्रकार की व्यवस्था की ताकि नए नियम ऐसे बनाए जा सके जिससे कि कारोबार करने वाले लोगों को ज्यादा फायदा हो सके। तो ये वो लोग थे जो बड़े आरोपी हैं। इसमें बड़ा अभी तक का नाम है मनीष सिसोदिया, उसके अलावा तमाम कारोबारी। तो ये जो आरोपी हैं हमने उनका जिक्र किया। इसके अलावा एक पूरी टाइमलाइन है कि कब कब क्या क्या हुआ है इस पूरे शराब घोटाले को लेकर। सबसे बड़ी बात, 17 नवंबर 2021 में नई आबकारी नीति लागू की गई। इसके अलावा 1 जुलाई 2021 को एलजी ने चीफ सेक्रेटरी से भ्रष्टाचार के मामले आने के बाद में एक रिपोर्ट मांगी कि साहब बताइए आखिर इसमें हुआ क्या है। 22 जुलाई 2022 को एलजी साहब ने सीबीआई जांच की सिफारिश की, क्योंकि उनको जो रिपोर्ट आई थी चीफ सेक्रेटरी की, उसके आधार पर उन्होंने उसकी सिफारिश कर दी। 28 जुलाई 2022 को नई आबकारी नीति को लिया गया वापस, यानी कि जब यह मामला तूल पकड़ने लगा तो दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार ने अपने आप में उस जो नई नीति थी आबकारी की नीति, उसको वापस ले लिया। उसके बाद में 17 अगस्त 2022 को सीबीआई ने दर्ज किया केस, मनीष सिसोदिया बने आरोपी और उसके बाद से मामला तेज गति से आगे बढ़ा। 22 अगस्त 2022 को ईडी की भी इस पूरे मामले में एंट्री हुई और मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी इस पूरे मामले में दर्ज किया गया, यानी सीबीआई और ईडी पैरेलल तरीके से जांच कर रही थी। 27 सितंबर 2022 की अगर बात की जाए तो कारोबारी विजय नायर के रूप में इस पूरे मामले में पहली गिरफ्तारी हुई। उसके बाद चीजें और तेज गति से आगे बढ़ना शुरू हो गईं। 28 सितंबर 2022 की अगर बात की जाए तो ईडी ने शराब कारोबारी समीर महेंद्रू को गिरफ्तार किया, यानी कि एक के बाद एक गिरफ्तारियां हुई और इनसे पड़ते जुड़ती चली गई। उसके बाद 17 अक्टूबर 2022 को मनीष सिसोदिया से पहली बार शराब नीति के घोटाले को लेकर पूछताछ हुई, लंबी पूछताछ हुई। उसके बाद 25 नवंबर 2022 का दिन आता है जब सीबीआई ने केस में पहली चार्जशीट दाखिल की। हालांकि उस पहली चार्जशीट में उस वक्त मनीष सिसोदिया का नाम नहीं था, लेकिन उसके बाद में उनका नाम भी आया, उनकी गिरफ्तारी भी हुई। 30 नवंबर 2022 को ईडी रिपोर्ट में के कविता का नाम सामने आया और पहली बार उनका नाम सामने आया। उसके बाद में 11 दिसंबर 2022 को हैदराबाद में के कविता से पूछताछ भी की गई। वो पहली पूछताछ थी। उसके बाद में दिल्ली में भी 2 बार और पूछताछ की गई बाद की तारीखों में। 2 फरवरी 2023 को ईडी ने दाखिल की चार्जशीट और उसके बाद में जो आरोप लगे उसके बाद चार्जशीट दाखिल करने का पूरा काम भी आगे बढ़ता शुरू हो गया। 26 फरवरी 2023 को सीबीआई ने मनीष सिसोदिया को 8 घंटे की करीब पूछताछ के बाद अरेस्ट कर लिया, क्योंकि उससे पहले कई दौर की पूछताछ हुई थी और उस दिन 8 घंटे की पूछताछ के बाद में मनीष सिसोदिया गिरफ्तार किए गए। 16 अप्रैल यानी हम आज की अगर बात करें तो सीबीआई ने अरविंद केजरीवाल से भी पूछताछ की है, जो अभी इस वक्त के लिहाज से पूछताछ जारी है और ये अपने आप में लगातार इस शराब घोटाले के पर तरीके से हर एक दिन की घटती हुई घटनाओं के लिहाज से बात है। लेकिन हम बात करें अरविंद केजरीवाल की तो महज एक शराब घोटाला ही नहीं बल्कि कई प्रकार के अन्य ऐसे मामले हैं जिनमें घोटालों के आरोप लगे और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी लगातार घिरती नजर आई। अगर हम बात करें तो शराब घोटाले का हमने जिक्र किया ही, इसके अलावा दिल्ली के जो स्कूल हैं उनमें भी एक तरीके से घोटाले को लेकर लगातार अरविंद केजरीवाल घिरते रहे। टॉयलेट को क्लासरूम बताना हो या फिर नए स्कूलों को बना देना कागजों पे और वो बने ना हो, इस प्रकार के आरोप भी उनके ऊपर लगते रहे। मोहल्ला क्लिनिक को लेकर भी, जिसको लेकर देश दुनिया में एक बड़ा ढिढोरा पीटा गया, बावजूद उसको लेकर भी लगातार अरविंद केजरीवाल की सरकार घिरती रही है। इस प्रकार के आरोप को लेकर बस घोटाला हो या फिर जल बोर्ड घोटाला हो, इसको लेकर भी लगातार लो फ्लोर बसेस को लेकर जो खरीद की गई थी उसमें घोटाला और जल बोर्ड को लेकर किस प्रकार से उसका लोन किया गया, उन सब चीजों को लेकर भी लगातार अरविंद केजरीवाल घिरते रहे। तो ये महज एक शराब घोटाला नहीं जिसमें आज उनसे पूछताछ हो रही, बल्कि दिल्ली सरकार को चलाने को लेकर तमाम ऐसे मौके आए हैं, तमाम ऐसे जिक्र हुए हैं जब अरविंद केजरीवाल घिरते रहे, उनकी सियासत पर सवाल उठते रहे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर शर्ट। भास्कर तुमने मेल तो भेज दी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। बहू वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 शुरू करो, डालो बुनियाद, घर महल नजर आएगा। वंडर लाइए, वंडर अपनाइए, फर्क नजर आएगा। वंडर सीमेंट, फर्क नजर आएगा। तुम जादूगर तो नहीं पर मेरी रसोई से धुआं गायब किया है। तुम माँ तो नहीं पर तुमने मुझे जंगल में लकड़ी काटने जाने से रोका है। तुम्हारे कारण ही मेरा समय बचने लगा है और पैसे कमाने लगी हूँ।
तुम केवल उज्ज्वला गैस ही नहीं, तुम अच्छे जीवन की ज्योति हो। ये योजना देश की गरीब महिलाओं को न सिर्फ धुएं से मुक्ति दिला रही है, बल्कि उनके सशक्तिकरण का भी बड़ा माध्यम बनी है। स्वच्छ ईंधन से सेहत के साथ आओ बनाएं आत्मनिर्भर भारत। ब्रेक के बाद रुक करते कुछ और महत्वपूर्ण खबरों की ओर। कल देर रात प्रयागराज से जो खबर सामने आई, उसके बाद यूपी ही नहीं बल्कि पूरे देश में खलबली मच गई। माफिया से नेता बने अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। इस घटना के बाद तीनों अभियुक्त शूटर अरुण मौर्य, सनी सिंह और लवलेश तिवारी को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। पूरे प्रदेश में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। इस बीच उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन करके जांच शुरू करने के आदेश दे दिए हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रयागराज में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ की हत्या की जांच के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। यह आयोग 2 माह के भीतर जांच कर अपनी रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। इस संबंध में गृह विभाग ने रविवार को आदेश जारी किया। राज्य सरकार के प्रवक्ता के मुताबिक गृह विभाग ने कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 1952 के तहत 15 अप्रैल को प्रयागराज के संपूर्ण घटनाक्रम की विस्तृत जांच के लिए 3 सदस्यीय न्यायिक आयोग का गठन किया है। न्यायिक आयोग 2 माह के भीतर पूरे प्रकरण की जांच कर रिपोर्ट शासन को सौंपेगा। आयोग उच्च न्यायालय इलाहाबाद के सेवानिवृत्त न्यायाधीश अरविंद कुमार त्रिपाठी द्वितीय के नेतृत्व में जांच करेगा। 2 अन्य सदस्यों में पूर्व पुलिस महानिदेशक सुबेश कुमार सिंह और सेवानिवृत्त जिला न्यायाधीश ब्रिजेश कुमार सोनी होंगे। उत्तर प्रदेश सरकार ने गैंगस्टर अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद लखनऊ, प्रयागराज और 73 अन्य जिलों में धारा 144 लगा दी है। यह निर्णय राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति बनाए रखने और किसी भी अप्रिय घटना को रोकने के लिए लिया गया है। पूरे राज्य में पुलिस हाई अलर्ट पर है। किसी भी प्रकार की अफवाहों पर ध्यान न दें। अफवाह फैलाने वाले चाहे सोशल मीडिया के माध्यम से या अदरवाइज उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। किसी को भी कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने की या उसको अपने हाथ में लेने की या उसको प्रयास करने की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। और सभी वरिष्ठ अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं, पेट्रोलिंग कर रहे हैं। सभी जिलों में, अलीगढ़ में, फिरोजाबाद में, मैनपुरी में, मथुरा में, हाथरस में, सभी जगह पर स्थिति शांतिपूर्ण है। सभी जनपदों में कुशलता है, सभी अधिकारी भ्रमणशील हैं और सभी लोगों से संवाद है और हम लोग पूरी तरह से अपनी गत्यात्मकता बनाए हुए पूरी तरह से आश्वस्त हैं। सभी कुछ इस बीच हरिद्वार में भी सतर्कता बरती जा रही है। हरिद्वार के जनपद उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर चेकिंग की जा रही है। हमारे यहाँ 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है और अन्य मेले भी चल रहे हैं। इसे देखते हुए पुलिस को अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड में भी हरिद्वार में सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि हमारा उत्तराखंड के जो हरिद्वार के जनपद जो है उत्तर प्रदेश की सीमाओं से लगते हैं। इसको देखते हुए सतर्कता के आधार पर जो है चेकिंग अभियान भी चलाया जा रहा है। और चूंकि 4 धाम यात्रा भी शुरू होने वाली है, अन्य जो है मेले भी हमारे यहाँ चल रहे हैं, तो इसको देखते हुए अलर्ट मोड पर पुलिस को रखा गया और सभी को निर्देश दिए गए हैं कि बॉर्डर के साथ साथ जो हमारे रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी गश्त और पिकेट बढ़ाई जाए। इसको देखते हुए जो हमारी ड्यूटियां लगाई गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कल रात अतीक अहमद और अशरफ की हत्या के बाद से राज्य की कानून और व्यवस्था की स्थिति के बारे में नियमित अंतराल पर जानकारी ले रहे हैं। सभी जिलों के वरिष्ठ पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों को शांति और कानून व्यवस्था सुनिश्चित करने के आदेश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने लोगों से किसी भी तरह की अफवाह पर ध्यान नहीं देने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस राज्य के संवेदनशील क्षेत्रों में कड़ी निगरानी रख रही है और वाहनों की गहन जांच की जा रही है। प्रयागराज में चकिया, बेनीगंज और धूमनगंज सहित अन्य क्षेत्रों में भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। इस बीच पुलिस ने बताया कि अतीक और अशरफ की हत्या में शामिल अभियुक्तों का आपराधिक इतिहास रहा है और ये पेशेवर अपराधी हैं। इनके ऊपर कई धाराओं में मुकदमे पहले से ही दर्ज है। ब्यूरो रिपोर्ट, DD न्यूज।
केंद्र सरकार ने पत्रकारों की सुरक्षा के लिए एक मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार करने का निर्णय लिया है। सूत्रों ने बताया कि गृह मंत्रालय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और गृह मंत्री अमित शाह के मार्गदर्शन में इन मानक संचालन प्रक्रियाओं को तैयार करेगा। यह निर्णय कल रात उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गैंगस्टर अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ को पत्रकारों के रूप में आए हमलावरों द्वारा हत्या करने के बाद लिया गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज महाराष्ट्र के दौरे पर थे, जहां उन्होंने अप्पा साहेब धर्माधिकारी को महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस कार्यक्रम में लाखों लोगों ने शिरकत की तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। अप्पा साहेब धर्माधिकारी के नाम से प्रसिद्ध वरिष्ठ आध्यात्मिक नेता और सामाजिक कार्यकर्ता डॉक्टर दत्तात्रेय नारायण को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया। ये महाराष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। इस मौके पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस मौजूद रहे। नवी मुंबई के खारघर में एक विशाल जनसमूह को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि सामाजिक सुधार में डॉक्टर अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर धर्माधिकारी के परिवार की कई पीढ़ियों ने बिना किसी अपेक्षा के लोगों के लिए अपना जीवन समर्पित किया है। गृह मंत्री ने नाना साहेब धर्माधिकारी प्रतिष्ठान की ओर से चलाए जा रहे विभिन्न सामाजिक कार्यों का भी उल्लेख किया। इन कार्यों में स्वास्थ्य शिविर, रक्तदान शिविर, नशा मुक्ति, साफ सफाई, पौधारोपण, पर्यावरण संरक्षण, शैक्षणिक सामग्री का वितरण शामिल है। मैं आज इस सार्वजनिक मंच से कहना चाहता हूँ कि कोई प्रसिद्धि की आकांक्षा के बगैर सार्वजनिक जीवन में समाज सेवा करने वाले समाज सेवी के सम्मान में ये लाखों लाखों लोगों का हुजूम मेरे जीवन में मैंने कभी नहीं देखा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि इस प्रकार का भक्ति भाव केवल त्याग और सेवा से ही होता है, जो कि अप्पा साहेब के अंदर दिखलाई पड़ता है। ये नाना साहेब की सीख का सम्मान है। इस प्रकार का मान, इस प्रकार का सम्मान, इस प्रकार का भक्ति भाव केवल और केवल त्याग, समर्पण और सेवा से ही खड़ा होता है, जो अप्पा साहब के अंदर हम सबको दिखाई पड़ता है। अप्पा साहब के लिए आपका प्यार, आपका भरोसा और आपका सम्मान उनके संस्कारों का सम्मान है, नाना साहब की सीख का सम्मान। डॉक्टर नारायण इससे पहले पद्म पुरस्कार से सम्मानित किए जा चुके हैं। अप्पा साहेब धर्माधिकारी ने वृक्षारोपण, रक्तदान अभियान, मेडिकल शिविर, जेंडर और जनजाति के सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया। बच्चों को प्रशिक्षण देना, वयस्कों के लिए साक्षरता केंद्र चलाना, रोजगार मेलों का आयोजन करना, स्वच्छता को बढ़ावा देना, अंधविश्वास के खिलाफ लड़ना, नेशनल यूनिटी को बढ़ावा देना और लोगों को पारंपरिक और धार्मिक मूल्यों का उपदेश देना जैसे सामाजिक और सामुदायिक विकास गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो अपने महाराष्ट्र के कार्यक्रम के बाद गृह मंत्री अमित शाह गोवा पहुंचे तो उन्होंने 2024 के आम चुनाव की तैयारियों का जायजा लिया और एक विशाल जनसभा को भी संबोधित किया। अमित शाह ने कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दलों पर निशाना साधा तो 2024 में फिर से पीएम मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने का दावा किया। भाजपा ने 2024 के लोकसभा चुनाव को लेकर तैयारी के तहत रविवार को गोवा में शंखनाद किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दक्षिणी गोवा के फर्मागुड़ी में एक रैली को संबोधित किया। उन्होंने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसा मानती थी कि नॉर्थ ईस्ट उनका गढ़ है, लेकिन यात्रा समाप्त कर राहुल बाबा वहां गए और तीनों राज्यों में कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो गया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को भले ही गोवा छोटा राज्य लगे, लेकिन हमारे लिए गोवा भारत माता के माथे की बिंदिया है। अमित शाह ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य सरकार किए गए सारे वादे पूरे करेगी। हमारे लिए गोवा भारत माता के भाल पर एक टिकिया है, बिंदिया है और भारत माता के भाल पर ये बिंदिया, इस सुंदर प्रदेश
आने वाले दिनों में, बाकी के 4 साल में सारे वादे पूरे कर कर हम आपके सामने आएंगे। बार साउथ गोवा में भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला है। अमित शाह ने गोवा सरकार की उपलब्धियां गिनते हुए कहा कि पहले कांग्रेस के शासन के दौरान गोवा को केवल 432 करोड़ रुपए दिए गए थे, लेकिन पीएम मोदी के नेतृत्व में बढ़ाकर 3000 करोड़ रुपए सालाना कर दिया गया है, जिससे गोवा में बड़े पैमाने पर विकास हो रहा है। ये बॉटम अप स्कीम है, नीचे को ऊपर उठाने का काम है, जो भारतीय जनता पार्टी की अंत्योदय की नीति और मोदी जी के गरीब कल्याण के कंसेप्ट को जमीन पर उतारता है। माताओं, भाइयों, बहनों, गोवा के बजट में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, नवीनीकरण ऊर्जा, पर्यटन, नए पुल, नए फ्लाईओवर, नई सड़कें, लाडली लक्ष्मी योजना, गर्भवती महिलाओं की योजना, ये सब मिलाकर 27,000 करोड़ रुपए का आयोजन गोवा सरकार ने इतने छोटे से प्रदेश में किया है। ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। अमित शाह की रैली को गोवा में लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत माना जा रहा है। गोवा में लोकसभा की 2 सीटें हैं, जिनमें से एक पर भाजपा और दूसरी पर कांग्रेस का कब्जा है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं गोवा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पोंडा जिले के श्री नागेश मंदिर का दौरा किया और वहां पर पूजा अर्चना की। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सदस्यों ने चेन्नई में रूट मार्च निकाला। इसके साथ आरएसएस ने तमिलनाडु में कुल 45 जगहों पर इसी तरह का रूट मार्च निकाला। सुप्रीम कोर्ट द्वारा सहमति मिलने के 2 दिन बाद आरएसएस ने रविवार को मार्च निकाला। दरअसल सुप्रीम कोर्ट की अनुमति के बाद पुलिस ने मार्च निकालने के लिए 16 तारीख तय की थी और आज 45 जगहों पर यह रूट मार्च निकाला गया। इस वर्ष का सैन्य कमांडरों का पहला सम्मेलन कल से शुरू हो रहा है। 21 अप्रैल तक चलने वाले इस सम्मेलन के पहले दिन कल सैन्य कमांडर और अन्य वरिष्ठ अधिकारी वर्चुअल माध्यम से बैठक करेंगे और उसके बाद सम्मेलन में शामिल होने वाले सभी अधिकारी दिल्ली पहुंचेंगे और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विस्तार से चर्चा करेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 19 अप्रैल को सम्मेलन को संबोधित करेंगे। सैन्य कमांडरों का सम्मेलन वर्ष में 2 बार आयोजित किया जाता है और यह सेना से जुड़ी नीतियों और विषयों पर विचार का निर्णय लेने का महत्वपूर्ण मंच है। सम्मेलन में 2023 बदलाव का वर्ष के अंतर्गत तय की गई गतिविधियों की प्रगति की समीक्षा भी की जाएगी। रक्षा मंत्रालय के अनुसार सम्मेलन में मौजूदा और भविष्य के उभरने वाले सुरक्षा से जुड़ी परिस्थितियों पर गहन विचार विमर्श किया जाएगा और सेना की संचालन तैयारियों का भी जायजा लिया जाएगा। और यहां पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सुनिए सुनिए सुनिए, ताऊ चाची बहन भाईजान, हमारे बाबा के पास है हर समस्या का समाधान। बाबा, सूखा, बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदा के नुकसान से सुरक्षित हो मेरे क्षेत्र का हर किसान, कोई है निदान? बाबा, तापमान, गर्मी, नमी, वर्षा जैसे मौसम के बदलाव से पैदावार का होता है नुकसान, कोई कर सकता है इसका भुगतान? बाबा, मेरी गाय, भैंस, बकरियों को कुछ हुआ तो जाएगी मेरी भी जान, मेरा करो कल्याण। AIC से कृषि बीमा। जी हाँ, फसल और कृषि संबंधित हर क्षेत्र में AIC देता है संपूर्ण बीमा समाधान। फसल हो या कृषि संपदा, बीमा सुरक्षा हमारा वादा। भारतीय कृषि बीमा कंपनी AIC। ये है भुलक्कड़ भास्कर। सॉरी भास्कर, ढक्कन लगाना भूल गया। भुलक्कड़ भास्कर, तुम्हें कहा था मेरे बेटे को घर ड्रॉप करवाना है और क्लाइंट को ऑफिस लाना है। आप में से किसी को PNB का नंबर पता है? 1800 1800।
पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 18001800। तुम बॉडीगार्ड तो नहीं हो, पर तुमने हमारी रक्षा की है। तुम डॉक्टर तो नहीं हो, पर तुमने हमारी जिंदगी बचाई है। तुम टीचर तो नहीं हो, पर तुम्हारे कारण हम स्कूल आ पाई हैं। तुम सिर्फ शौचालय नहीं, हम गरीबों के लिए इज्जत घर हो। इस शौचालय की बात करने में कभी झिझक होती, वो शौचालय आज देश की सोच का अहम हिस्सा हो गया। स्वच्छ भारत की आदत के साथ आओ बनाएं नया भारत। पूर्वी चंपारण जिले में विभिन्न थाना क्षेत्रों में जहरीली शराब पीने से 29 लोगों की मौत की खबर से जिले में हाहाकार मच गया है। बिहार में इस घटना में तुरकौलिया, हरसिद्धि, सुगौली और एवं पहाड़पुर प्रखंड शामिल है। हालांकि प्रशासन इसे संदिग्ध मौत बता रहा है। वहीं मृतक के परिजनों ने शराब पीने के बाद मौत होने की पुष्टि की है। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन, पुलिस एवं उत्पाद विभाग कुछ भी बताने से परहेज कर रहा है। पूर्वी चंपारण जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में कथित जहरीली शराब पीने से मरने वालों की संख्या 2 दर्जन को पार कर गई है। जिले के पुलिस अधीक्षक कांतेश कुमार मिश्रा के निर्देश पर 400 स्थानों पर छापेमारी करते हुए शराब मामले में संलिप्त 60 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही पुलिस अधीक्षक ने प्रभावित क्षेत्र में एंटी लीकर फोर्स के 2 जमादार सहित 9 चौकीदारों को निलंबित कर दिया है। मरने वालों में तुरकौलिया, हरसिद्धि, सुगौली और पहाड़पुर प्रखंड के लोग शामिल हैं। मृतक के परिजन और सदर अस्पताल में इलाज करा रहे मरीजों ने कहा कि देसी शराब पीने के बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। मरने वालों में अधिकतर मजदूर वर्ग के लोग हैं। बस साला का फोन आया कि तुम किसके साथ दारू पिए हो, उस सबका हालत खराब है। तो मेरा माथा चक्कर होने लगा और हमें बेचैनी सी हो गई। तो हमने वहाँ आते आते तो फट गया, तो हमें दवाई वहाँ चलने लगा। दवाई चलने लगा, रात भर तो दवाई खाते हैं। तो फिर दिन में सुनने कि ऐसा ऐसा यहाँ पे है, तो हम यहाँ पे आए हैं। पूर्वी चंपारण जिले में जहरीली शराब से हो रही मौतों के बाद राजनीति भी गर्मा गई है। स्थानीय सांसद और पूर्व केंद्रीय कृषि मंत्री राधा मोहन सिंह ने सदर अस्पताल में भर्ती मरीजों के परिजनों से मिलने के बाद इस घटना को शर्मनाक बताते हुए राज्य सरकार से मृतकों के परिजनों को मुआवजा देने की मांग की। तो वहीं भाजपा ने इन मौतों को बिहार सरकार के संवेदनहीनता और विफलता का नतीजा बताया। जो मृतक हैं उनको मुआवजा देना चाहिए और इस प्रकार से जो नकली शराब या कहीं भी शराब जो शराब बनती है, तो सरकार को इस मामले में जैसा कदम उठाना चाहिए उसमें थोड़ा संदेह हो रहा है। शासन से जब हमने बात किया, कोई स्पष्ट जवाब नहीं दे पा रहा था। हरसिद्धि के अंदर मौत हुई, सबसे पहले वहां पर लोग पीड़ित हुए और हॉस्पिटल गए और आनन फानन में बिना पोस्टमार्टम के उसकी लाश को जला दिया गया। यह प्रशासन जन विरोधी है। यह प्रशासन बिहारियों के प्रति इतना वैमनस्य रखता है कि यहाँ के आदमियों की जान की कोई कीमत नहीं है। हम लोग खुद इस जगह पर जा रहे हैं और मानवाधिकार आयोग को और अनुसूचित जाति आयोग को बुला करके इन मृतकों को निश्चित तौर पर हम इंसाफ दिलाएंगे। बिहार में पूर्व में भी कई जिलों में अवैध और जहरीले शराब से मौतें हुई हैं, लेकिन इसके बावजूद राज्य सरकार इसे रोक पाने में पूरी तरह से विफल रही है। गौरतलब है कि बिहार के आबकारी अधिनियम के तहत अप्रैल 2016 में नीतीश कुमार सरकार की ओर से बिहार में शराब की बिक्री और पीने पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। ब्यूरो इनपुट के साथ कुमार आलोक की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। मौसम विभाग ने आगामी दिनों में उत्तर भारत में तेज गर्मी पड़ने की संभावना जताई है। साथ ही पश्चिम बंगाल समेत कई राज्यों में लू को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। अभी जो पूरा इंक्लूडिंग एनसीआर दिल्ली में तो अभी कोई हीट वेव का पॉसिबिलिटी कम है, लेकिन टेम्परेचर्स फिर भी नॉर्मल से ज्यादा रहने की उम्मीद है। 3 से 4 डिग्री आप नॉर्मल रह सकते हैं। थोड़ा बहुत हीट वेव पंजाब और हरियाणा के आइसोलेटेड पॉकेट्स में आने की उम्मीद है आने वाले 2 दिनों में। वेस्ट बंगाल के लिए हमने ऑरेंज अलर्ट भी इशू कर रखा है हीट वेव का।
जम्मू कश्मीर के जोजिला में हिमस्खलन हुआ, जिसमें 5 वाहन उसकी चपेट में आ गए। यात्रियों को सीमा सड़क संगठन और स्थानीय पुलिस के माध्यम से रेस्क्यू ऑपरेशन करके बचाया गया। भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकों का सिलसिला जारी है, जिसके तहत शेरपा ट्रैक के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक गोवा में 17 से 19 अप्रैल के बीच होगी। बैठक में भारत निम्न मध्य आय वाले देशों के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा सुनिश्चित करने पर जोर देगा। G20 के लिए भारत ने 3 स्वास्थ्य प्राथमिकताएं तय की हैं। अपने खूबसूरत समुद्री तटों और पर्यटन के लिए दुनिया भर में मशहूर गोवा G20 के हेल्थ वर्किंग ग्रुप की दूसरी बैठक की मेजबानी के लिए तैयार है। बैठक में हिस्सा लेने आए G20 के डेलीगेट्स का गोवा में पारंपरिक तरीके से एयरपोर्ट पर स्वागत किया गया। 17 से 19 अप्रैल के बीच होने वाली इस बैठक के लिए तैयारी पूरी हो चुकी है। G20 की अध्यक्षता के दौरान भारत स्वास्थ्य क्षेत्र में 3 प्राथमिकताओं पर ध्यान केंद्रित कर रहा है। इनमें पहली प्राथमिकता आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के तहत रोकथाम से जुड़े उपायों की तैयारियों और त्वरित प्रतिक्रिया को लेकर है। दूसरी प्राथमिकता दवा क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करना, सुरक्षित, प्रभावी और गुणवत्ता युक्त दवाओं की उपलब्धता पर खास जोर होगा। तीसरी प्राथमिकता सार्वभौमिक स्वास्थ्य के लक्ष्य को हासिल करने के लिए डिजिटल हेल्थ में नवाचार और समाधान के साथ प्राथमिकता के तहत डिजिटल स्वास्थ्य के लिए मौजूदा वैश्विक प्रयासों को एक संस्थागत ढांचे में परिवर्तित करना है। As Honorable Prime Minister had mentioned that India will utilize this G20 presidency also to be the voice of Global South. And when we talk about Global South, you would all understand that the developing economies face multiple challenges, and all these challenges also have similar and shared solutions. So how can we leverage G20 presidency during India's presidency time to bring the whole world together to focus on issues which are afflicting major challenges to the global lower and middle income countries is what has been the focus of India's G20 presidency. हेल्थ वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक से इतर जहां मेडिकल ट्रैवल वैल्यू पर फोकस था, वहीं इस बैठक के साइड इवेंट में डिजिटल हेल्थ पर फोकस रहेगा। In this, we will be discussing our health working group priorities, which I will be detailing to you later. But we will also be having this health working group meeting accompanied by a side event on digital health. How use of technology can be game changing for the world at large in terms of health service delivery. So this is what we will be focusing on during our side event on digital health. बैठक के दूसरे दिन डेलीगेट्स गोवा के खूबसूरत समुद्र तट पर योग करेंगे। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की उपलब्धियों पर आधारित एक प्रदर्शनी का भी उद्घाटन करेंगे। डेलीगेट दूसरे हेल्थ वर्किंग ग्रुप की बैठक में हिस्सा लेने के लिए दुनिया के खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक गोवा पहुंच चुके हैं। अगले 3 दिनों तक ये डेलीगेट दुनिया के स्वास्थ्य से जुड़े गंभीर मुद्दों और चुनौतियों पर न केवल चर्चा करेंगे, बल्कि गोवा की संगीत, संस्कृति और खान-पान से भी रूबरू होंगे। पणजी से श्यामा मिश्रा के साथ नितेंद्र सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ये है भुलक्कड़ भास्कर। भास्कर, तुमने मेल तो भेजी पर रिपोर्ट ही अटैच करना भूल गए। पापा ये फुटबॉल मैच था, फुटबॉल नहीं हवा भरवाना भूल गए। आज फिर से गीजर चलाना भूल गए। वो पीएनबी का नंबर क्या है? 1800 पीएनबी का नया टोल फ्री नंबर 1800 तुम गुल्लक तो नहीं, पर तुमने हमारे पैसे बचाए हैं। तुम्हारी वजह से ही 5 लाख तक का मुफ्त इलाज हो पाया है। तुम सिर्फ आयुष्मान कार्ड नहीं, हम गरीबों के लिए जीवन कवच हो। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। सर्वे संतु निरामया के लक्ष्य के साथ आओ बनाए नया भारत।
बहरीन में भारतीय दूतावास ने चोरी के झूठे मामले में फंसी गोवा की एक महिला की भारत सुरक्षित वापसी सुनिश्चित की है। गोवा के रिवंदर की निवासी महिला इस वर्ष की शुरुआत में नौकरी की तलाश में बहरीन पहुंची थी, लेकिन उसे चोरी के झूठे आरोप में फंसा दिया गया। उसका मोबाइल फोन भी जब्त कर लिया गया था। उसके परिजनों के प्रयासों के बाद इस संबंध में मुंबई की अपराध शाखा ने मामला दर्ज किया। मुंबई के पुलिस आयुक्त विवेक फनसलकर और बहरीन में भारतीय मिशन के संयुक्त प्रयासों से स्थानीय प्रशासन ने इस महिला की तेजी से कार्रवाई की और इस महिला की रिहाई सुनिश्चित हो सकी। यह महिला भारतीय मिशन के सहयोग से 11 अप्रैल को देश वापस लौट आई। दुबई के एक आवासीय भवन के चौथे माले पर लगी भीषण आग के कारण 16 लोगों की मृत्यु हो गई और कम से कम 9 लोग घायल हो गए। दुबई के नागरिक सुरक्षा विभाग के प्रवक्ता ने कहा कि शनिवार दोपहर बाद अल रास्क में आवासीय भवन में आग लगी। अग्निशमन केंद्र की टीम ने राहत और बचाव अभियान चलाया। आग पर दोपहर बाद काबू पा लिया गया। मृतकों में 4 भारतीय भी शामिल हैं। ये भारतीय इस भवन में काम करते थे। नागरिक सुरक्षा विभाग के अनुसार प्रारंभिक जांच से पता चला है कि सुरक्षा नियमों का पालन नहीं किए जाने के कारण इस भवन में आग लगी। इस दुर्घटना के कारणों की विस्तृत जानकारी जुटाने के लिए संबंधित अधिकारी व्यापक जांच कर रहे हैं। सूडान की राजधानी खार्तूम में सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष में 56 लोग मारे गए और 600 अन्य लोग घायल हो गए हैं। राजधानी के विभिन्न क्षेत्रों में विस्फोटों और गोलियों की आवाजें सुनी गई। अर्धसैनिक बलों ने कहा है कि राष्ट्रपति भवन, खार्तूम का हवाई अड्डा और अन्य महत्वपूर्ण संस्थान उनके नियंत्रण में हैं। देश में नागरिक सरकार की स्थापना को लेकर पिछले सप्ताह संघर्षरत गुटों और सैन्य सरकार के बीच समझौता वार्ता विफल हो गई थी। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने संघर्ष की निंदा की है। संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने संघर्ष रोकने और शांति बनाए रखने की अपील की है। सूडान में भारतीय दूतावास ने सेना और अर्धसैनिक बलों के बीच भीषण संघर्ष को देखते हुए अपने नागरिकों से घरों में रहने को कहा है। हिंसा में मरने वालों में एक भारतीय भी शामिल है। सूडान में स्थित भारतीय दूतावास ने हिंसा को देखते हुए भारतीय नागरिकों को घरों में ही रहने की सलाह जारी की है। बांग्लादेश में असाधारण गर्मी की लहर देश के बड़े हिस्से में देखने को मिल रही है। मौसम विभाग ने अगले कुछ दिनों तक इसके जारी रहने की भविष्यवाणी की है। बांग्लादेश की राजधानी ढाका में शनिवार को 58 साल में सबसे गर्म दिन रहा। तापमान बढ़कर 40.4 डिग्री सेल्सियस हो गया। यह 1965 के बाद का सबसे अधिक तापमान दर्ज किया गया, जब उच्चतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। बिजली की बढ़ती मांग के कारण शनिवार को राजधानी ढाका के कुछ इलाकों में बिजली कटौती भी की गई। और खेल से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण खबरों पर नजर डालने के लिए देखते हैं स्पोर्ट्स रैप में क्या है आज खास। इंडियन प्रीमियर लीग में रविवार को खेले गए पहले मैच में मुंबई इंडियंस ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 5 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 6 विकेट पर 185 रन बनाए। टीम के लिए वेंकटेश अय्यर ने शतकीय पारी खेली। जवाब में मुंबई ने 5 विकेट के नुकसान पर 18वें ओवर में ही लक्ष्य को हासिल कर लिया। किलियन एम्बापे लीग 1 में पेरिस सेंट जर्मेन के ऑल टाइम टॉप स्कोरर बन गए हैं। पीएसजी ने लीग 1 के मैच में 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रही लेंस को 3-1 से हराया। इस जीत में एम्बापे ने 169वें लीग मैच में अपना 139वां गोल किया। उन्होंने एडिनसन कवानी को पीछे छोड़ा। लीग की 2 शीर्ष टीमों के बीच खेले गए इस मैच में पीएसजी के लिए 2 अन्य गोल मेसी और वितीना ने किए। इस जीत के साथ पीएसजी ने लीग के शीर्ष पर 5 अंक की बढ़त बना ली। बोरुसिया डॉर्टमंड ने स्टॉपेज टाइम में बराबरी का गोल करने का मौका दिया, जिसके चलते उन्हें वीएफबी स्टटगार्ट के साथ 3-3 से ड्रॉ खेलना पड़ा। इस ड्रॉ के साथ बोरुसिया ने बुंदेसलीगा में बायर्न म्यूनिख के साथ संयुक्त रूप से शीर्ष पर आने का मौका गंवा दिया। डॉर्टमंड के खाते में अब 57 अंक हैं। वे बायर्न म्यूनिख से 2 अंक पीछे हैं। बायर्न म्यूनिख को अपने ही घर में हॉफेनहेम के साथ ड्रॉ खेलना पड़ा। बायर्न म्यूनिख ने 71वें मिनट में फ्री किक दी, जिसके चलते हॉफेनहेम ने गोल किया और ये मैच ड्रॉ कराने में कामयाब रही। बुंदेसलीगा में बायर्न के खाते में 59 अंक है। लीग के शीर्ष पर अब बायर्न के पास सिर्फ 2 अंक की बढ़त है और 6 मैच बाकी हैं। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज।
कोरोना महामारी के कारण हुए लॉकडाउन के दौरान लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा था, फिर भी उन्होंने अदम्य जज्बा दिखाया। लाखों लोगों ने उन लोगों की मदद की जो उस समय सबसे कमजोर और प्रभावित थे। 28 जून 2020 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने देशवासियों के इस सामूहिक संकल्प की हरी झंडी दिखाई। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी या लोगों की भागीदारी आत्मनिर्भर भारत की कुंजी है। साथियों, कोई भी मिशन पीपल्स पार्टिसिपेशन, जन भागीदारी के बिना पूरा नहीं हो सकता, सफल नहीं हो सकता। इसलिए आत्मनिर्भर भारत की दिशा में एक नागरिक के तौर पर हम सबका संकल्प, समर्पण और सहयोग बहुत जरूरी है, अनिवार्य है। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2023 को अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष घोषित करने के बाद देश में मिलेट्स को लेकर कई तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन दिनों ऐसा ही एक एससीओ मिलेट्स फेस्टिवल का आयोजन मुंबई के होटल ताज में किया जा रहा है। गौरतलब है कि इस साल एससीओ की अध्यक्षता भारत कर रहा है। गुरुवार की रात मुंबई के होटल ताज में मिलेट्स की रात रही। 5 देशों से आए शेफ ने यहाँ मिलेट्स के ऐसे व्यंजन परोसे कि यहाँ आए लोग उंगलियां चाटते रह गए। एक्चुअली इन्होंने भेल ट्राई किया है, भेल जैसा, बट यम। आई थिंक वी शुड प्रमोट दिस नॉट ओनली इन अगेंस्ट ऑफ फास्ट फूड, टू टेल आवर किड्स दैट दीज आर न्यूट्रिशियस एंड मच मोर टेस्टियर देन द फास्ट फूड। आई थिंक इट्स अमेजिंग। ट्रस्ट मी, डोंट आस्क मी, हैव इट, इट्स अमेजिंग। टू मी दिस नाचनी थिंग, it's sweet and it is mouth watering. I never ever tried nachini in my life ever, मगर ये खा के देखो आप, trust me, ये नाचनी मैंने लाइफ में नहीं खाई है। मैं वापिस खाऊंगा, मैं 3 बार खाया, अभी एक खत्म करके वापिस खाऊंगा मैं। मौका था 13 से 19 अप्रैल तक चलने वाले एससीओ मिलेट्स फेस्टिवल के उद्घाटन का, जो केंद्रीय मंत्री श्रीपद नाइक के हाथों हुआ। नाइक ने मिलेट्स के महत्व पर प्रकाश डाला। Spearheaded by the Prime Minister, the Government of India sponsored the proposal for International Year of Millet 2023, which was accepted by the United Nations General Assembly. The SCO countries have a deserve mix and cultural and traditional, which is aptly reflected in their cuisines. The cuisine of SCO countries will offer the unique delights to food lovers. To create the awareness and increase the production and consumption of the millets, United Nations declared 2023 the International Year of Millet. भारत के अलावा कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिजिस्तान और रूस के शेफ ने मिलेट्स की खासियत बताई और यह भी बताया कि ये क्यों महत्वपूर्ण है। We did some classical Russian dishes, and they are something like cabbage rolls. It's a traditional Russian dish made usually with beef, but on this food festival we decided to use a lot of millet, and they make cabbage rolls with the millet, with mushrooms, some onions, and combine it with the paprika, beautiful sauce to make it fresh. We used millet product in this polenta cake. Polenta cake with fruits and sour cream. What? With this just boiled. We just boiled and add some Parmesan cheese. And butter. Butter, right? Yes. And after we frying this. Okay. We are participants this festival. Millet is very helpful because it's organic, sustainable product, and easy to cook and easy to store, easy to storage. Yes, and this is too many kind to prepare to cooking. It's very best for chefs. मिलेट की जो सबसे इम्पोर्टेंट बेनिफिट है वो ये कि ग्लूटेन इंटॉलरेंस जिन लोगों को है, जो लोग वीट नहीं खा सकते, उनके लिए मिलेट जो है वो एक वरदान है। तो अगर मैं आपको दिखा सकूं तो हम इस समय डेजर्ट सेक्शन पे खड़े हुए हैं और हम लोगों ने एक रागी जिसे बोलते हैं, रागी मिलेट की बर्फी बनाई है, कलाकंद बेस्ट। ऐसे में
दूध की बर्फी का मजा नहीं था जो रागी बर्फी का टेस्ट इस मिठाई में हम लोगों ने निकाला है। होटल ताज के सीनियर शेफ सुरेंद्र खामबरा ने इस फेस्टिवल की तैयारियों और खासियत के बारे में विस्तार से बताया। कुल मिला के इस रंगारंग शाम में जो मिलेट्स फूड फेस्टिवल यहाँ पे आयोजित किया गया है, हर एक जो एससीओ कंट्री है वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स यहाँ पे आए हैं और कोशिश ये की जा रही है कि किस तरीके से भारत ने जो इनिशिएटिव लिया और जिस तरीके से यूएन ने उसको डिक्लेयर भी किया उसको दूर दूर तक फैलाया जाए और मिलेट्स को लेकर जिसमें भारत को काफ़ी महारत हासिल है उसको एक अच्छे तरीके से शोकेस किया जाए दुनिया के सामने। अपने सहयोगी नवीन पॉल के साथ मुकेश कुमार सिंह, दूरदर्शन समाचार, मुंबई। और अब नजर डालते देश की कुछ और महत्वपूर्ण खबरों पर फटाफट अंदाज में। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कर्नाटक के कोलार में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने जनता से किए हुए वायदे की फहरिस्त को गिनाते हुए उनसे कांग्रेस पार्टी के लिए समर्थन मांगा। आसाम के गोलपाड़ा में पुलिस ने एक यात्री बस से भारी मात्रा में विस्फोटक और जेलेटिन डेटोनेटर बरामद किए। आशंका है कि यह विस्फोटक किसी बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए लाया गया था, लेकिन समय पर इसकी बरामदगी से बड़ी वारदात को टाला गया है। भूकंप आने की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। आज सुबह मणिपुर के नौनी में रिक्टर पैमाने पर 3.6 तीव्रता का भूकंप आया। देश भर में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 10,093 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं पिछले 24 घंटे में 6,248 मरीज उपचार करवाकर स्वस्थ हो चुके हैं, जिसके बाद देश में रिकवरी रेट 98.68% हो गया है। देश में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या 57,542 है। अब तक 92.40 करोड़ से अधिक कोविड टेस्ट किए जा चुके हैं, जबकि पिछले 24 घंटे में 1,79,853 कोविड टेस्ट किए गए हैं। देश में टीकाकरण का आंकड़ा भी तेजी से बढ़ रहा है। कोविड महामारी के खिलाफ सबसे प्रभावी हथियार के रूप में शुरू किए गए टीकाकरण अभियान के तहत देश में अब तक 220.66 करोड़ से अधिक टीकाकरण की खुराक दी जा चुकी है, जिनमें 95.21 करोड़ दूसरी खुराक और 22.87 करोड़ एहतियाती खुराक दी जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में 807 से अधिक कोविड टीके लगाए गए हैं। तो इन्हीं खबरों के साथ न्यूज नाइट के आज के सफर में फिलहाल बस इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। नमस्कार। न्यूज नाइट के प्रायोजक थे LIC, हर पल आपके साथ, और वंडर सीमेंट, जब दिल में हो जज्बात तभी होती है